वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। हम लोगों का एक छोटा सा संकल्प है कि जो भी फ्रेश लॉ स्टूडेंट हैं, फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए हम लोग कुछ कर सकें। वो अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, जुडिशरी या एपीओ या किसी भी लॉ बेस्ड कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या लिटिगेशन में जा रहे हैं, तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी इज एसेंस ऑफ द सक्सेस, दैट इज द की फैक्टर। आप देखते होंगे बहुत सारे स्टूडेंट काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे होते, कभी मेंस में नहीं हो पाता, कभी इंटरव्यू में नहीं हो पाता, तो उस समय काफ़ी निराशा होती है, बातें भी चलती है कि बेईमानी हो गया और ये सारी चीज़ें। अब बेईमानी हुआ या नहीं हुआ उन चीज़ों का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मैं ज़रूर आपसे अपील करूँगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी लॉ की आत्मा है। दिस इज हार्ट एंड सोल ऑफ लॉ। और मेंस में हम लोग क्या लिखें, कैसे लिखें, किस तरीके से लिखें, इंटरव्यू में क्या बोलें, कैसे बोलें, ताकि हमारा परफॉर्मेंस बेहतरीन से बेहतरीन हो सके। इसी पर्पस के लिए ये चैनल बनाया गया है। इस चैनल में हम लोग हर रोज़ एक क्वेश्चन पीटी मेंस और इंटरव्यू के लिए पूछते हैं और उन्हीं चीज़ों को यूट्यूब पे वीडियो बना के अपलोड करते हैं। आप इन वीडियोज को देखते हुए अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। आईपीसी का सीरीज बन के कम्प्लीट हो चुका है, एविडेंस एक्ट चल ही रहा है। हम लोगों का इरादा है सारे सब्जेक्ट का सीरीज बना के उसे अपलोड कर दें। इन सीरीज को देखिएगा। और इस बार बिहार एपीओ मेंस के लिए आईपीसी सीरीज का पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा। हम लोग बिहार एपीओ मेंस एग्ज़ाम के बाद हम लोग एनालिसिस करेंगे कि हमारे जो आईपीसी के सीरीज के जो वीडियोज अपलोड पे हैं, इनमें से कितने क्वेश्चंस आए, एविडेंस एक्ट से कितने क्वेश्चंस आए। माइनर एक्ट का क्लासेज हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया ही है। तो आइए चलिए, ये जस्ट शॉर्ट इंट्रो। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है लॉ ऑफ प्रिजम्पशंस, डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन। क्रिमिनल लॉ में सबसे पहले इन सारे चीज़ों को समझने के से पहले सबसे पहले नंबर 1, गिल्ट ऑफ द एक्यूज इज टू बी प्रूव बाय प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। गिल्ट ऑफ एक्यूज has to be proved by prosecution beyond reasonable doubt because we have theory of presumption of innocence। तो ये तो बेसिक थ्योरी है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि ऑफेंसेज, कुछ पर्टिकुलर टाइप के ऑफेंसेज काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, उन पे कोई लगाम नहीं लग रही है। प्रोसिक्यूशन आइदर ड्यू टू वन रीजन और ड्यू टू अनदर रीजन नॉट एबल टू प्रूव गिल्ट ऑफ द एक्यूज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कभी कभी सिचुएशनल कंपल्सन्स होता। अब जैसे डॉरी डेथ को एक नमूने के तौर पे हम लोग लेते हैं। अब लड़की की शादी हो गई, वो ससुराल में चली गई। अब ससुराल में, ससुराल की चार दीवारी के अंदर उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, अब ससुराल वाले, घर वाले तो बताएंगे नहीं कि उन्होंने क्या जुर्म किया। अब ऐसी हालातों में ये फाइंड आउट कर पाना कि उस पीड़िता के साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। और इन हालातों में अगर प्रोसिक्यूशन की ही जिम्मेवारी है टू प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज, तो इन हालातों में प्रोसिक्यूशन एक्यूज का गिल्ट टेक्निकल कारणों से मे नॉट बी एबल टू प्रूव द गिल्ट ऑफ एक्यूज बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो इसका अंजाम क्या होगा? ऑफेंस इज कमिटेड, लेकिन अपराध हो रहा है, लेकिन अपराधी कानून की गिरफ्त से बाहर। तो अब बिकॉज ऑफ टेक्निकल डिफिकल्टीज। तो देखिए, किसी भी सिस्टम के लिए दिस इज टोटल फेलियर ऑफ ए सिस्टम। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इनपुट्स दे रहा हूँ इन चीज़ों को समझने के लिए। इन चीज़ों को आप माइंड में रखते हुए प्रिजम्पशंस को पढ़ेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो अगर किसी भी सिस्टम में क्राइम हो और जो परपेट्रेटर ऑफ क्राइम को सजा ना हो, तो दिस इज टोटल फेलियर ऑफ द सिस्टम। किसी भी सोसाइटी के लिए क्राइम हो और क्राइम करने वालों को सजा ना हो, चाहे जो भी कारण रहा हो, तो दिस इज इंटायर टोटल फेलियर, रादर कोलैप्स ऑफ द सिस्टम।
तो उन चीज़ों से निजात पाने के लिए देयर इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन। अब जैसे कोर्ट विल प्रिज्यूम गिल्ट ऑफ एक्यूज इन पर्टिकुलर केसेज। कोर्ट पहले से ही, अब जैसे डॉरी डेथ के केसेज में कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट इट इज डॉरी डेथ अनलेस इट इज डिस्प्रूव्ड। तो कौन डिस्प्रूव करेगा? एक्यूज डिस्प्रूव करेगा। हम लोग इसको एक उदाहरण से ले लेते हैं, जैसे डॉरी डेथ का ही, दैट इज द बेस्ट केस, मल्टीपर्पज बेस्ट इलस्ट्रेशंस। तो आगे हम लोग 113B में डॉरी डेथ के भी संदर्भ में और सारे प्रिजम्पशंस पे चर्चा करेंगे यहाँ पर। अब ऐसे बहुत सारे अदर स्टैट्यूट्स हैं, जैसे पॉक्सो में भी इसी तरह का प्रिजम्पशन है, SC/ST एक्ट में भी इसी तरह का प्रिजम्पशन है, PC एक्ट में भी इसी तरह का प्रिवेंशन है, इसी तरह का प्रिजम्पशन है, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट में भी इसी तरीके का प्रिजम्पशंस है। हम लोगों ने माइनर एक्ट के क्लासेज में ये सारे प्रिजम्पशंस को डील किया था, बट जो लोग माइनर एक्ट के क्लासेज में नहीं है उनके लिए ये रिवर्स बर्डन का मतलब कि जो प्रोसिक्यूशन का बर्डन है कि एक्यूज के गिल्ट को साबित करे, उसको रिवर्स गियर बैक गियर में डाल दिया गया। मतलब वो प्रोसिक्यूशन का बर्डन नहीं, प्रोसिक्यूशन सिर्फ कुछ बुनियादी चीज़ों को प्रूव करेगा और उसके बाद एक्यूज को एक्सप्लेनेशन देना होगा कि ये ऑफेंस किन हालातों में कैसे हुआ। अब जैसे मान लीजिए कोई केस है सर्कमस्टांशियल एविडेंस का, ये दो लोग रात को सोए इस कमरे में A+B, B की डेड बॉडी मिलती है और A फरार है। अब हर समय हर क्राइम का वीडियो रिकॉर्डिंग होना, हर क्राइम का सबूत मिलना, हर क्राइम का साक्ष्य मिलना, हर क्राइम का विटनेस मिलना, इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। क्राइम बड़े सोच समझ के किए जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उस क्राइम का सुराग नहीं होता। हालांकि ये कहावत है, कोई भी अपराधी आज तक नहीं पैदा हुआ जिसने अपराध का सुराग ना छोड़ा। लेकिन ऐसे भी केसेज होते हैं, ऐसे भी बहुत सारे क्राइम्स हैं जो आज तक वर्कआउट नहीं हुए हैं, सालों साल, 20 साल, उससे भी ज्यादा हो चुका है, रहस्य से पर्दा आज तक भी नहीं हटा। तो जब कभी अब मान लीजिए कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केस में A और B रात को साथ सोए, A फरार है, B की डेड बॉडी मिलती है, तो A से पूछना चाहिए कि ये क्यों फरार हुआ, B की मौत कैसे हुई, बिकॉज ही वॉज द लास्ट पर्सन रिजाइडिंग एंड लिविंग विथ B। तो अब A जो एक्सप्लेनेशन देगा कितना सच्चा है कितना झूठा है, उसके बेसिस पे एन एडवर्स इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन अगेंस्ट हिम। A का मोटिव वगैरह और बहुत सारी चीज सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लास्ट सीन एविडेंस पे भी बनाया हुआ, आप उन वीडियोज को जाके देखिएगा तो पता लग जाएगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन में प्रोसिक्यूशन का बर्डन छोड़ के अब ये एक्यूज का बर्डन हो गया कि वो अपना इनोसेंस बताए, वो केस के सारे हालातों को बताए, एंड देयरफॉर दिस इज नॉन एज डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है हरियाणा सरकार का वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि एक्सेप्ट दोज केसेज जो है पार्लियामेंट्री स्टैट्यूट्स अप्लाई द डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन कोर्ट अपने आप नहीं इम्पोज कर सकते, इफ इट इज प्रोवाइडेड अंडर द स्टैट्यूट देन ओनली। अब जैसे एविडेंस एक्ट में जो प्रिजम्पशंस दिए हुए हैं या जो अदर स्टैट्यूटरी एक्ट में जो प्रिजम्पशन जैसे पॉक्सो, SC/ST, PC एक्ट, डॉरी प्रोहिबिशन, तो वहाँ पे जो प्रिजम्पशंस दिए हुए वही प्रिजम्पशंस वैलिड होंगे। कोर्ट अपनी मर्जी से कोई प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं कर सकती। कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम द एक्यूज इनोसेंट टिल हिज गिल्ट इज प्रूव्ड, लेकिन इनटू सर्टेन केसेज एंड इनटू सर्टेन ऑफेंसेज देयर इज प्रिजम्पशन, और जहाँ प्रिजम्पशन है तो जैसा प्रिजम्पशन वैसा कोर्ट में प्रिज्यूम और कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम। अगर में प्रिज्यूम है तो कोर्ट में प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम तो कोर्ट इज बाउंड टू प्रिज्यूम। तो हैविंग इनटू माइंड these inputs, let us begin with section 111A, presumption as to certain offenses।
तो ये आपका 122 से रिलेटेड है। अगर कोई पर्सन एक्यूज ऑफ हैविंग कमिटेड एनी ऑफेंस, अगर उस पे ये है कि सबसेक्शन 2 के अंतर्गत 121, 121, 122, 123 का उस पे आरोप लगा है एंड ही इज फाउंड इन ए नोटिफाइड एरिया, तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि द एक्यूज हैज कमिटेड सच ऑफेंस। देखिए, डेट सच पर्सन हैड कमिटेड सच ऑफेंस इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। अब कोर्ट ने ये प्रिज्यूम कर लिया कि एक्यूज ने, अब एक्यूज को इस प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव करना पड़ेगा। अब एक्यूज कैसे इस प्रिजम्पशन को डिस्प्रूव करेगा? आइदर ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेसेस, उनसे क्रॉस करते हुए, या अपने डिफेंस एविडेंस में कुछ लाते हुए। तो दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ प्रिजम्पशन, और यही फार्मूला सारे प्रिजम्पशंस में अप्लाई करता है। और इसी प्रिजम्पशंस पे जो आज का क्वेश्चन पूछा गया, डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन इज ए स्टैट्यूटरी प्रिजम्पशन अगेंस्ट द गिल्ट ऑफ एक्यूज। एक्यूज इज प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट, लेकिन इस प्रिजम्पशन से इफ an offense is presumed to be committed, so that is a tilt more in favor towards the guilt of the accused. तो therefore इस MCQ का आंसर D होगा, against the guilt of accused। जो मेंस का क्वेश्चन पूछा गया डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन, आपको हमने बताया और आगे और चर्चा करेंगे इस पे इसी वीडियो में। हम लोग आते हैं सेक्शन 112 के अंतर्गत। इस केस में the fact that any person born during continuance of valid marriage, तो देखिए maternity is always known, paternity may be secret sometimes। जब हस्बैंड वाइफ में कुछ झगड़े होते हैं तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप खूब लगते रहते हैं। तो हमारा लॉ है कि नो चाइल्ड इज प्रिज्यूम टू बी बास्टर्ड, ऑल चाइल्ड आर बोर्न लेजिटिमेट। और 112 के अंतर्गत कि अगर एनी पर्सन बॉर्न ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज बिटवीन हिज मदर एंड मैन और विद इन 280 डेज आफ्टर इट्स डिसोल्यूशन, इसको समझने के लिए मान लीजिए कि ए और बी की शादी हुई, तो ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ वैलिड मैरिज किसी का जन्म होता है तो ठीक है, वो तो होगा ही लेजिटिमेट। लेकिन ये मान लीजिए कि ये मैरिज आज डिजॉल्व हो गई, आज 1/11/2022 को, तो आज से लेके 280 डेज के अंतर्गत अगर किसी भी बच्चे का जन्म होता है ये मदर से, एंड मदर रिमेनिंग अनमैरिड, द मदर रिमेनिंग अनमैरिड, देखिए यहाँ लिखा हुआ है विद इन 280 डेज, तो ये बच्चा जो है शैल बी, ये कंक्लूसिव प्रूव होगा कि ये लेजिटिमेट सन है, अनलेस द पार्टी could prove no access to each other। पार्टी could prove no access to each other means कि वो हस्बैंड वाइफ के तौर पे नहीं मिले, मैरिटल इंटरकोर्स नहीं किए। जब तक नन एक्सेस, मान लीजिए कि आज के दिन मैरिज डिजॉल्व हो गया और आज ही जो है वो हस्बैंड जेल चला गया या आज ही हस्बैंड अब्रॉड चला गया और 280 डेज तक वो अब्रॉड में है या जेल से नहीं छूटा, तो नन एक्सेस थ्योरी यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो वैसी स्थिति में नन एक्सेस थ्योरी जब इस्टेब्लिश हो जाएगी तो इट देयर मे बी ए डाउट कि वेदर दैट चाइल्ड इज लेजिटिमेट और नॉट। और पहले जो लॉ था हमारा कि इवन डीएनए टेस्ट वाज नॉट अलाउड, लेकिन 2014 में 2014 में एक बहुत ही लीडिंग केस, हालांकि इस केस पे कुछ बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे, काफ़ी चर्चित केस रहा, नंदलाल वासुदेव बड़ाविक वर्सेस लता नंदलाल बड़ाविक, ये सुप्रीम कोर्ट का केस। इसमें कहा गया कि डीएनए टेस्ट जो है प्रिवेल्स ओवर द कंक्लूसिव प्रिजम्पशन, मतलब डीएनए टेस्ट इस केस में था कि वाइफ जो है उनका जो मैरिज डिजॉल्व हुआ, आपस में फिर झगड़ा हुआ उनका, तो वाइफ का क्लेम था कि चाइल्ड इज लेजिटिमेट, हस्बैंड का क्लेम था चाइल्ड इज इलेजिटिमेट।
हस्बैंड ने कहा कि भाई डीएनए करके देख लीजिए, आई एम नॉट बायोलॉजिकल फादर, और इस तरह से। तो अब डीएनए टेस्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस समय ये लॉ बना था 112, उस समय डीएनए टेस्ट और मेडिकल साइंस उतना डेवलप नहीं था। अब डीएनए टेस्ट में एक्यूरेसी है, सेकेंड थॉट का कोई गुंजाइश नहीं है, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। तो अगर जो सच है, सच को आना चाहिए, सच्चाई की जीत होनी चाहिए। एंड डीएनए टेस्ट में इन एक्सेप्शनल केसेज ओवररूल द प्रिजम्पशन, ये 112 में जो प्रिजम्पशन है दैट इज कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। देखिए यहाँ कंक्लूसिव वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, दिस इज ए कंक्लूसिव प्रिजम्पशन। तो इन केस का नाम याद रखिएगा, वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वी आर कंसियस दैट एन इनोसेंट चाइल्ड में नॉट बी बास्टर्डाइज्ड as the marriage between her mother and father was subsisting at the time of her birth, but in view of DNA test reports and what we have observed above, we cannot forestall the consequences. It is denying the truth. Truth must triumph and is the hallmark of justice. तो डीएनए टेस्ट में अगर आ गया तो फिर ये प्रिजम्पशन इज रिवर्टेड एंड जो भी उसका फाइंडिंग होगा उस हिसाब से कोर्ट कंसीडर करेगी। दूसरा केस है दीपान्विता राय वर्सेस रामब्रतो राय का। इस केस में कि देखिए किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता डीएनए टेस्ट के लिए, लेकिन इफ समबडी रिफ्यूजेस टू पार्टिसिपेट इनटू डीएनए टेस्ट, तो एडवर्स इन्फरेंस कि वो रिफ्यूज इसलिए करता कि वही फादर है इसलिए रिफ्यूज कर रहा, तो एन एडवर्स इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन विद इन द मीनिंग ऑफ इलस्ट्रेशन एच ऑफ सेक्शन 114। तो ये दो केसेज इस पे याद रखिएगा। 113 ये हम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजट में कि बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सीडेट। 113 ए प्रिजम्पशन, इसमें मे प्रिज्यूम है। देखिए 113 ए में ये भूलिएगा नहीं, गलतियां हो जाती हैं यहाँ पे। अगर किसी वुमेन ने सुसाइड कर लिया और ये साबित किया जाता है कि शी हैड कमिटेड सुसाइड विद इन अ पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ हर मैरिज एंड दैट हर हस्बैंड और सच रिलेटिव हैड सब्जेक्टेड हर टू क्रूएल्टी, the court may presume having regard that such suicide had been abated। अब इसको समझने के लिए जस्ट क्या क्या चीजें हैं कि सुसाइड, जस्ट 1 second, दिस सुसाइड ये must be within 7 years of marriage and she must have been subjected to cruelty or harassment either by husband or his relative। तो कोर्ट में प्रिज्यूम, ये देखिए डेट सब्जेक्टेड हर टू क्रूएल्टी, और क्रूएल्टी का सेम मीनिंग होगा जो 498A में दिया गया है। ये आईपीसी सीरीज में देख लीजिएगा इसको, उस पे वीडियो बना हुआ है। तो कोर्ट में प्रिज्यूम, अब मान लीजिए कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया और एक्यूज इस बात को साबित नहीं कर पाता है कि शी वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी, तो एक्यूज को सजा हो जाएगी। दिस इज द कंसिक्वेंस, दिस इज द इफेक्ट ऑफ प्रिजम्पशन। अब एक्यूज इन चीजों को कैसे साबित करेगा कि शी वॉज नॉट सब्जेक्टेड टू हर क्रूएल्टी? तो देखिए जैसे ही बयान आएगा प्रोसिक्यूशन विटनेसेस का कि शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी, तो क्रॉस एग्जामिनेशन कि क्या क्रूएल ट्रीटमेंट किया, किस तरह का क्रूएल ट्रीटमेंट किया, क्या इस तरह के क्रूएल ट्रीटमेंट को आपने जो पुलिस में बयान दिया पुलिस को बताया नहीं बताया। एक्यूज को अपना डिफेंस एविडेंस भी लेके आना पड़ेगा। मीन्स कि एक्यूज हैज टू डिस्चार्ज दिस ओनर्स ऑफ प्रिजम्पशन कि कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि दिस सुसाइड हैज बीन अवेटेड, और एक्यूज फेलियर ऑफ एक्यूज टू एड्यूस एनी एविडेंस कैन वारंट कन्विक्शन। और यही शायद इंटरव्यू में पूछ दिया, क्या देखते हैं कहाँ पूछा है।
हाँ, ये 304B में, चलिए 304B कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको आएंगे क्वेश्चन पे। When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment in connection with any demand of dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death. अब मान लीजिए इसमें 304B में शैल है, इसको भूलिएगा मत, मैं रेड टेक्स्ट से हाईलाइट कर देता हूँ। 113A में कोर्ट में है और 113B में कोर्ट शैल, ये दो चीजें बहुत वाइटल हैं, अक्सर गलतियां हो जाती हैं, नेवर फॉरगेट। तो 113B में प्रोसिक्यूशन को क्या इस्टेब्लिश करना है कि 7 इयर्स, आईपीसी सीरीज में 304B पे बना हुआ वीडियो, उनको देखिएगा। तो डेथ मस्ट हैव बीन 7 years of marriage and unnatural death, burn, bodily injury या otherwise than normal circumstances, unnatural death होना चाहिए कि, और it is shown that soon before her death she was subjected to cruelty। तो जो इसमें soon before her death का मीनिंग क्या होगा, मतलब क्रूएल एक्ट और उसके डेथ में गैप कितना होना चाहिए। तो लॉ निकल के आया कि कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्रूएल एक्ट और डेथ में जो, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। अब ये भी नहीं कि भाई क्रूएल एक्ट हुआ पिछले जन्म में और सुसाइड हुआ इस जन्म में, जस्ट मैं ऐसा मजाक में समझाने के लिए कहता हूँ, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, जस्ट टू हिट यू बैक। इसलिए मैंने ये इलस्ट्रेशन दिया कि क्रूएल एक्ट पिछले जन्म में, सुसाइड इस जन्म में, ताकि आप भूलें ना इन चीज़ों को। लिंक बिटवीन द क्रूएल एक्ट एंड डेथ जब इस्टेब्लिश होगा तभी ये डॉरी डेथ होगा। अब मान लीजिए कि क्रूएल एक्ट हुआ लेकिन डॉरी से उसका कोई रिश्ता नहीं रहा, तो क्या डॉरी डेथ होगा? अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए वाइफ भी शॉर्ट टेम्पर है, हस्बैंड भी शॉर्ट टेम्पर है, डॉरी का कोई एंगल नहीं, और वैसी स्थिति में उनकी आपसी किसी कारण से वाइफ ने गुस्से में आके पॉइजन खा लिया, तो क्या वो भी डॉरी डेथ होगा? अनलेस देयर इज डिमांड ऑफ डॉरी इट कैन नॉट बी डॉरी डेथ। तो अब अगर ऐसा हुआ तो उस घर की चार दीवारी में क्या हुआ वो एक्यूज बताए, इन सारे चीजों को एक्सप्लेन करे, अपने एविडेंस में लेके आए, क्रॉस एग्जामिनेशन करे। अगर एक्यूज इस बर्डन को डिस्चार्ज नहीं कर पाता है तो एक्यूज को प्रोसिक्यूशन ने सिर्फ ये प्रूव कर दिया कि ये डेथ जो हुई है विद इन 7 years ऑफ मैरिज एंड शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी बाय हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। अब कैसे सब्जेक्टेड टू? तो डिसीज्ड के घर वालों के बयान, पेरेंट्स, ब्रदर, मदर, सिस्टर जो भी है उनके कि ऐसे ऐसे दहेज के लिए तंग करते थे, ये बोलते थे। जब आप लिटिगेशन में जाएंगे तो देखेंगे, या जब जुडिशियल अफसर बनेंगे, जब एपीओ बनेंगे तो देखेंगे इस तरह के बहुत सारे केसेज आपको मिलेंगे करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में प्रोसिक्यूशन को दो चीजें प्रूव करनी है, दैट डेथ हैज बीन कॉज्ड विद इन 7 years ऑफ मैरिज, दूसरा कि सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रूएल्टी, तीसरा 304B का हम लोग देखेंगे कि डेथ इज अदरवाइज देन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, आइदर ड्यू टू बर्न और बॉडली इंजुरी और अदरवाइज देन नेचुरल सर्कमस्टांसेस। तो डेथ, डॉरी डेथ प्रिज्यूम करना पड़ेगा। कोर्ट ने डॉरी डेथ अगर प्रिज्यूम कर लिया तो अब एक्यूज को अपना इनोसेंस साबित करना पड़ेगा, एक्यूज को इस बर्डन को रिबट करना पड़ेगा एंड डिस्प्रूव करना पड़ेगा। अगर एक्यूज इस बर्डन को रिबट या डिस्प्रूव नहीं करता तो एक्यूज को सीधे सजा हो जाएगी, फिर सजा से उसे कोई नहीं बचा सकता, सजा होना ही होना है। तो अब देखिए, अब रिवर्स बर्डन को समझते हैं। जहां इंडिया ऐसे कंट्री में जहां दहेज, आज भी दहेज का आप देखिए, वैसे तो दहेज बहुत ही बुरी तरह से हमारी सोसाइटी का हिस्सा है। आप खुद देखिए कितनी शादियों में दहेज का कोई कनेक्शन होता है, नहीं होता है।
मैं इसे आगे और कुछ नहीं बोलूँगा। और इन हालातों में अगर हमारा कानून लचर पचर हो, अपराध हो, अपराधियों को सजा ना मिले, तो ये डेट वुड बी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस, डेट वुड बी टोटल एंड कंप्लीट फेलियर ऑफ द इंटायर सिस्टम। तो ठीक है, इन हालातों में ऐसा हुआ तो एक्यूज बताए कि उसने हरास किया या नहीं किया, अपना एविडेंस लेके आए, प्रूव करे सारी चीज़ों को। व्हाई टू प्रिज्यूम इनोसेंट इनटू सच केसेज आल्सो। तो इसलिए द बर्डन हैज बीन रिवर्स्ड हियर। तो therefore all these are known as doctrine of reverse burden। अब हम लोग मेंस का क्वेश्चन और इंटरव्यू का कर लेते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन जैसे आपको बताया उस तरीके से लिखिए, कुछ सेक्शंस का उदाहरण दे दीजिए। और इंटरव्यू का क्वेश्चन है, एक्यूज चार्ज अंडर 304B डज नॉट लीड एनी डिफेंस एविडेंस, चांसेज ऑफ, तो कन्विक्शन तय है अगर डिफेंस, अगर वो अपने बर्डन को डिस्चार्ज नहीं कर पाता, प्रिजम्पशन को रिबट नहीं कर पाता, वो डिसप्रूव नहीं कर पाता, तो कन्विक्शन इज गारंटीड, होगा ही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, इसमें सुन बिफोर हर डेथ पे कुछ केस लॉ एक हमने साइट किया है आपके लिए, कंसराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुन बिफोर हर डेथ, अब देखिए बहुत सारे इसमें केसेज हैं, अनगिनत केसेज हैं। 304B में भी हमने किया है आईपीसी सीरीज में, यहाँ भी एक केसेज आपके लिए। सो फार एज दिस कंसराज केस, मान लीजिए कि क्रूएल एक्ट, ये क्रूएल एक्ट हो गया और ये डेथ हो गया, तो इन दोनों में रिश्ता होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि अब क्रूएल एक्ट हुआ 5 साल तक, उसके बाद सब ठीक रहा, कोई डोरी का कनेक्शन नहीं हुआ, और अचानक से लड़की किसी और बात पे गुस्से में आके, तो इनोसेंट पर्सन मस्ट नॉट बी पनिश्ड। ये भी अब यहाँ पे फिर मुझे कहना पड़ेगा कि लॉ सब्जेक्ट है किंतु परंतु का, तो खैर एनीवे। तो अब हियर द क्वेश्चन इज कि ये अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकता। कितना प्रॉक्सिमिटी होना चाहिए, 1 घंटे के, 2 घंटे के, 1 महीने, 2 घंटे, 1 साल, 5 साल, 10 साल, क्या? तो 10 साल तो खैर वैसे भी नहीं, चूंकि 7 ईयर्स है, 5 ईयर्स। तो अगर मान लीजिए कि परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस हरासमेंट ऑफ डॉरी, लगातार कंटिन्यूअस, तो सून बिफोर हर डेथ ये एरिया एक्सटेंड कर जाएगा। अगर मान लीजिए कि शादी होती है थोड़ी देर के लिए 2018 में, और 2018 से लगातार उसको हरास किया जाता है, वो 2022 में सुसाइड कर लेती है 4 सालों के बाद, तो ये कवर हो जाएगा 304B में। इफ हरासमेंट ऑन अकाउंट ऑफ डॉरी इज कंटिन्यूइंग, नॉन स्टॉप, persistent, तो एंड दिस इज व्हाट एक्सप्लेन्ड इनटू कंसराज केस। शरद बिरदीचंद शारदा का भी केस आप लोग देख लेंगे, कई सारे केसेज हैं, तो इसलिए हमने नहीं किया। 114 कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट, तो द कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट व्हिच इट थिंक्स लाइकली टू हैव हैपेंड रिगार्डिंग हैड टू द कॉमन कोर्स ऑफ नेचुरल इवेंट, ह्यूमन कंडक्ट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट बिजनेस। तो देखिए, जो कॉमन, सबसे ज़्यादा यही लाइन आपको समझना है, मैं इसको लाल टेक्स्ट से, जो नेचुरल इवेंट का कॉमन कोर्स क्या होगा, ह्यूमन कंडक्ट का कॉमन कोर्स, पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस का क्या है, तो इससे कुछ प्रिजम्पशंस, दैट ए मैन हु इज इन पोजीशन ऑफ स्टोलन गुड्स आफ्टर थेफ्ट इज आइदर थीफ और हैज रिसीव्ड गुड्स नोइंग देम टू बी स्टोलन अनलेस ही कैन अकाउंट फॉर हिज पोजीशन। अगर नहीं बताता है तो स्टोलन है। ये इसको हम लोग सेक्शन 133 के साथ करेंगे एकम्प्लिस का, ये दिस इज इम्पोर्टेंट, यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ। डेट ए बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड, ये प्रिजम्पशन है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। जब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का सीरीज बनाएंगे तो बताएंगे आपको। डेट ए थिंग और स्टेट ऑफ थिंग विच हैज बीन शोन टू बी इन एग्जिस्टेंस, कंटिन्यूटी ऑफ द थिंग, ये है डी। जुडिशियल ऑफिशियल एक्ट हैव बीन रेगुलरली परफॉर्म, इसका प्रिजम्पशन है। कॉमन कोर्स ऑफ बिजनेस फॉलो किया गया है। That evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavorable. G. That if a man refuses to answer a question, नहीं बता रहा है तो answer is against him. That
तो इस तरह के ये प्रिजम्पशंस हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब एक एक प्रिजम्पशंस यूट्यूब पे हम लोग इसे फाउंडेशन कोर्स में एक एक प्रिजम्पशन पे डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ये जस्ट आप रेफर कर लीजिएगा इनसे मेन चीज़ें, और बाद में अगर इस पे टाइम मिलेगा तो हम लोग बनाएंगे। एक जो नेक्स्ट प्रिजम्पशन है 114A का, प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन सर्टेन प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप। तो अगर रेप का ऑफेंस है और वहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज बीन प्रूव्ड, और क्वेश्चन इज वेदर इट वाज विदाउट द कंसेंट ऑफ वुमन। रेप का ऑफेंस इफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इज विदाउट कंसेंट ऑफ द वुमन, देन दिस इज रेप। And if sexual intercourse has been established, अब now question is कि how sexual intercourse has been established? By medical evidence, स्पर्म स्वैब वगैरह, वेजिनल स्वैब, एक्यूज का जो पुबिक हेयर वगैरह, और ये सारे जो फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं उनके जरिए, इफ इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट ह्यूमन सीमन हैज बीन फाउंड एंड दैट सीमन मैचेज विद द एक्यूज, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स इज एस्टैब्लिश। सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो डेफिनेशन 375 क्लॉज A to D में जो दिए हुए हैं डेफिनेशन, वो सारे डेफिनेशंस हैं। तो इफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, दैट हैज बीन प्रूव्ड, दिस इज नंबर 1, सेक्सुअल इंटरकोर्स, and the victim and such woman states in her evidence before the court that she did not consent, और victim कहती है कि she did not consent, तो court shall presume that she did not consent, मतलब she did not consent मतलब court presume करेगी कि हाँ रेप हुआ है। अब accused को अब वो सारी circumstances प्रूफ करने पड़ेंगे, डिफेंस एविडेंस लेके आना पड़ेगा। अब नाउ क्वेश्चन इसकी, मैंने अभी बर्डन ऑफ प्रूफ में बताया था कि निगेटिव, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब इट वाज नॉट विदाउट हर कंसेंट, तो निगेटिव फैक्ट को प्रूव करना बड़ा इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, थ्योरेटिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है, ठान लीजिए। मजाक में कह रहा हूँ, ये हमारे जूरिस्ट लोग जो ऐसी चीज़ें कहते हैं लॉ में, और वो जो फ्रेश लॉ, जब आप 2-4 साल आपका गुजरेगा जब आप प्रोफेशन में, जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी। स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं समझने में। तो अब ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव फैक्ट कैन नेवर बी प्रूव्ड। अब देखिए, अब जैसे फॉर इंस्टेंस दिस केस के लिए मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मेडिकल एविडेंस से सेक्सुअल इंटरकोर्स कंफर्म, विक्टिम ने भी बता दिया प्रोसिक्यूटर्स ने कि इट वाज विदाउट हर कंसेंट। अब देखिए, अगर एविडेंस है, आजकल व्हाट्सएप वगैरह हर किसी के पास है, ये ऑफेंस के बाद विक्टिम व्हाट्सएप मैसेजेस कर रही है, फोन कॉल कर रही है और ये सारा, तो क्वेश्चन इज दिस कि जिस वुमेन का अगर रेप होगा तो क्या कभी वो अपने रेपिस्ट को कॉल करेगी? क्या कभी अपने रेपिस्ट को कोई मैसेजेस व्हाट्सएप वगैरह या उससे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी? तो बाय दिस वे you can disprove the presumptions either into cross examination or by adducing evidence into defense evidence. Ab now here the question is कि so far as ये जो since time immemorial the offense of rape has been contested on the line of consent. consent अगर है तो no offense, और consent नहीं है तो it will be an offense. तो अब जो accused, जो ये burden, जो अब मान लीजिए कि presumption is against the accused. if presumption, ध्यान से सुनिएगा इसको, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं इतनी जल्दबाजी में YouTube पे सीरीज तो कंप्लीट कर रहा हूँ एविडेंस एक्ट का, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मैं बहुत जल्दी में कर रहा हूँ। और खैर कोई बात नहीं, वादा तो निभाना ही है। हमने बोला है कि एविडेंस एक्ट का सीरीज कंप्लीट कर देंगे तो करना ही करना है। एक चीज़ मैं और आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि देखिए, मैं यहाँ YouTube पर अपनी वाहवाही लूटने नहीं आया हूँ, अन्ना मुझे अपनी तारीफ पसंद है। हम सब लोग मिलकर एक अच्छे माहौल को
आप सभी लोग अगर किसी कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन वीडियोज को देखिए मेंस पर्पस से, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल है। ये जो सीरीज है इनमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, कितने नहीं आते हैं, वो सारी चीजें कमेंट में हमें जरूर बताइए। देखिए, नो मैन इज परफेक्ट एंड आई एम ऑल्सो नॉट ए परफेक्ट मैन। हो सकता है कि इन सीरीज से कुछ क्वेश्चन मिस हो जाए मेंस के, तो जो क्वेश्चन मिस होते जाएंगे विथ पैसेज ऑफ टाइम उन सारे क्वेश्चंस को, उन सारे टॉपिक्स को हम एडिशनल वीडियोज बना के कवर करते रहेंगे। हमारा इरादा है कि यूट्यूब पर मेंस पर्पस से, शायद कोई और चैनल नहीं है, हम लोगों ने मेंस पर्पस से ही ये सारी चैनल बनाया है। तो आप लोगों का सहयोग समर्थन हो सकता है मेरे माइंड से जल्दबाजी में या कभी कोई टॉपिक में मिस कर गया तो आप बताइए कि सर इस टॉपिक पे भी वीडियो बना दीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो हम लोगों का इरादा है कि हर टॉपिक पे वीडियो बना दें। हम लोगों का छोटा सा संकल्प है कि एजुकेशन का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। आज के कमर्शियल वर्ल्ड में अगर आप ऐसी बातें बोलते हैं तो पता नहीं, अब ऐसी बातें बोलते हैं किस हद तक ये बातें आप सफल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो हमने सोचा है कि सभी सब्जेक्ट का वीडियो बना के डाल दीजिए यूट्यूब पर, अब बाकी ईश्वर की जो मर्जी हो, मिशन सफल होता है, वेरी गुड। आप लोगों का सहयोग समर्थन रहा तो जरूर ही सफल होगा। तो एनीवे, मैं बीच में थोड़ा उधर चला गया था आपको समझाने के लिए। ये रिवर्स बर्डन, मान लीजिए 114A में कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट हर कंसेंट, मींस कि कोर्ट ने प्रिज्यूम कर लिया कि एक्यूज हैज कमिटेड रेप, राइट। अब एक्यूज को इसको डिस्प्रूव करना है, तो क्या एक्यूज का जो ओनस टू डिस्प्रूव है, ये भी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट है या ऑन प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी? बियॉन्ड रीजनेबल, अब कट जाएगा, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और दिस इज प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है। तो देखिए, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, क्रिमिनल केसेज में एक्यूज का गिल्ट हैज टू बी, देयर मस्ट नॉट रिमेन एनी एलिमेंट ऑफ डाउट, दिस इज नंबर 1। सिविल केसेज आर कंटेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इसमें प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, यहाँ कट जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, और इसमें लिटिल लेस। दोनों एक ही चीज है लेकिन इसमें ज्यादा रहता है, इसमें थोड़ा कम रहता है। तो what accused is required if a doctrine of reverse burden is against the accused? तो what accused is required? He is required to create a doubt into the story of prosecution. Accused is required to create a doubt into the story of prosecution, and if accused is successful in making the prosecution story doubtful, obviously yes, the benefit of doubt has to be given to none other than the accused. So far discharging the onus arising out of reverse burden, that has to be, accused is under obligation to discharge his onus on the basis of preponderance of probability. ये पॉइंट मैं चाहता था स्टार्टिंग में, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने कहा कि पहले ये सारी चीजें समझा दूं फिर चर्चा करेंगे। अब मेंस के क्वेश्चन पे एक बार फिर से हम लोग रिविजिट करते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन। तो आप वही बताइए कि नॉर्मली गिल्ट ऑफ एक्यूज हैज टू बी एस्टेब्लिश्ड बाय प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। सोसाइटी में क्राइम हो, अपराधियों को सजा ना मिले, तो देयर हैज बीन शिफ्टिंग ऑफ बर्डन
Accused is also required to explain the circumstances under which crime was committed. For instance, ये कुछ लिख सकते हैं पॉक्सो SC/ST PC एक्ट का। इस केस को जरूर साइट कीजिएगा। हरेंद्र सरकार वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटका, सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया केस है। केस के भी 2-4 लाइन हम लोगों ने लिख दिया है। एक्सेप्ट अगर मान लीजिए कि स्टैट्यूट में नहीं है डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन, कोर्ट ने जबरदस्ती का इम्पोज कर दिया, तो डेट इज वायलेशन ऑफ द आर्टिकल 12 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट फेयर trial, and also is violative of Article 21 of the Constitution of India. Presumption of innocence is a human right, and such a legal principle cannot be thrown aside under any situation unless it is taken away by the statute. तो ये सब लिखते हुए आप डॉक्ट्रिन ऑफ रिवर्स बर्डन पे कुछ इलस्ट्रेशंस दे दीजिएगा। इंटरव्यू का क्वेश्चन बता ही दिया। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। कल हम लोग स्टॉपेल करेंगे। अंत में आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियोस नॉन स्टॉप तरीके से आपको मिलती रहे। और आपके बगैर सहयोग और समर्थन के हमारा मिशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। इसलिए आप अपना भरपूर सहयोग और समर्थन हमें ज़रूर देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो हर लॉ स्टूडेंट के पास पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन। टिल देन, बाय बाय।